हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक मौर्य और वंस अगेन हम लोग एक जो है फिर से मेंटरिंग सेशन में है, जहाँ पे आपको मैं कैरियर रिलेटेड मेंटरिंग करता हूँ और कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। अभी हमारा जो फोकस है वो बेसिकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है। तो आज का जो थीम है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली दो हेडिंग्स में हमने इसे रखा है। एक मेजर हेडिंग जिसको हम कवर कर रहे हैं जो है आपका मेंशन हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स फॉर द कवरेज ऑफ द जीएस मेन सिलेबस नीड्स। तो बेसिकली हमें जो जीएस जो एनसीईआरटी बुक्स है इसको पढ़ना है और जो जीएस मेंस का एग्जाम होता है रिटन एग्जाम उसके सिलेबस नीड के अकॉर्डिंग। और उसमें हमने सब थीम जो लिया है वो है हमारा हाउ टू कवर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम इसको रखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को और उसके टॉपिक को देखेंगे और इसके लिए क्या एनसीईआरटी बुक के कौन से वॉल्यूम हमें चाहिए, कौन से क्लास के चाहिए और उसे हम कैसे यूज करेंगे, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, इस चीज को हम थोड़ा यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन थीम होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक इसमें से सेगमेंट को बताते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसके थोड़ा सिलेबस को देखेंगे। जो हमारा सिलेबस पोर्शन है उसको हम देखते हैं। तो सिलेबस से हम इसको फिर फाइंड आउट करेंगे, इसके तक अप्रोच बनाएंगे। तो जो हमारा मेंस का सिलेबस है फ्रेंड, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। देखिए, जो आपके मेंस का सिलेबस है बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं उसकी बात करता हूँ। तो उस सिलेबस पे हम आते हैं पर्टिकुलरली। तो जो आपका सिलेबस है वो देखिए, वो सिलेबस हम इन चीज़ों को हटा देते हैं जो पहले से पिछले हमने थीम में डिस्कस किया था, जो ऊपर वाला था। जैसे कि इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंस फीचर ऑफ द आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर इन द एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम्स। तो ये बात हमने पीछे जो है एक बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उसके आगे का जो पोर्शन बचता है बेसिकली उसे हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को हम लेते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अब आज का टॉपिक क्या बचता है इस रेफरेंस में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो आपको डिस्कस करना है वो आ रहे हैं इन पॉइंटर्स में। ये थीम आज की रहेगी मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज आपको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेकिन अब ये कुछ रैंडम नहीं जाएगा, इसमें एक थीम सेट करनी है, उस थीम के अराउंड ही चीज पढ़नी है। तो पहले इसे डिसाइड किया गया है, ये पहले से बता दिया गया है कि वो कितना आप लेने हैं। तो ये लिखा है मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी क्या होगी? ये होगी 750। ठीक है, इसके बाद के इवेंट से अंटिल द प्रेजेंट, और इससे कहां तक आएगा? प्रेजेंट तक। प्रेजेंट का यहाँ मतलब होता है ना बेसिकली सम टाइम तो 90s 50 तक इंडिपेंडेंस तक और सम टाइम 90s तक। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली प्रेजेंट मानते हैं। ये आपका प्रेजेंट वाला टाइम हो गया। ये आपकी ओरिजिन्स हो गई, शुरुआत हो गई, जहां से हमें लेना है। और इस टाइम पीरियड को जो चीजें हो रही हैं उसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो, फिर इसमें चीजें मेंशन किया गया है कि कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ना है, बल्कि इसमें जो चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है आपको सिग्निफिकेंट इवेंट्स, मतलब इस टाइम पीरियड की जो इवेंट है, जो पर्सनालिटीज हैं और जो इशूज हैं। यानी फिर से इसके अंदर ये एक थीम है, बड़ी थीम है, मैक्रो थीम है ना। ये एक मैक्रो थीम है और इसके अंदर एक माइक्रो थीम है। और माइक्रो थीम क्या है
कि कौन सी सिग्निफिकेंट इवेंट इसमें हुई, ठीक है, कौन सी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुई हैं उनको देखना है। इसके अलावा पर्सनालिटीज को देखना है, ठीक है, कौन सी पर्सनालिटीज है इनको कंसीडर करना है और इशू को कंसीडर करना है, जो इशूज हैं। ये एक सेगमेंट है, ठीक है, ये एक सेगमेंट है। एक्चुअली सिलेबस दो सेगमेंट में है। और जो दूसरा सेगमेंट है वो देखिए, वो यहाँ है, जो आपको दूसरे पॉइंटर में मेंशन किया गया है, सेकेंड मैक्रो थीम, ठीक है। मैक्रो थीम क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। जो आपको मेंशन किया गया है फ्रीडम स्ट्रगल, इसके वेरियस स्टेज को आपको बताना है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स मतलब पर्सनालिटीज की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस मतलब जो इन्होंने प्रोसेस डेवलप किए हैं, और उसको भी देखना है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नॉर्थ इंडियन लोगों को देखें और बात के लोगों को ना देखें। और लास्ट वन देखिए, ये जो मेंशन है, एक और थीम आपको मेंशन है, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो ये जो चीजें है ना, ये आपकी यहां से आ रही है। जो मैंने बोला ना कि 50 से लेके 1950 से लेके और 90s तक इंडिपेंडेंस के बाद भी चीजें चेंज हुई हैं, वो यहाँ आ रही है। तो इतनी चीजों को आपको यहाँ लेके चलना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे, मतलब ये अप्रोच क्या रहेगा हमारा, ठीक है। तो एक बार सिलेबस के जो की टर्म थे वो तो हमने देख लिया, तो अब इसे हम देखते हैं इसको करने में आके दिक्कत क्या है, तो वो बात मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना, सबसे पहली जो चीज है, देखिए हमारा जो आज का वो है, हाउ टू कवर द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक विद एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले मैं बुक्स को ही लिस्टेड कर दे रहा हूँ कि कौन से बुक्स लेंगे जिससे ये चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, बिगनर्स को या मेरे हिसाब से तो किसी को भी इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है आपको सोर्स बनाने की। जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो है अनलिमिटेड सोर्स की। सोर्स बदलने से कुछ नहीं होता कि आप मल्टीपल सोर्स पढ़े, बल्कि एक सिंगल सोर्स, ठीक है, जो भी आपको बनाना है। और जब पहले से आपके पास कोई बेस्ट सोर्स है जो कि एनसीईआरटी की बुक है, तो आपको सोर्स बदलने की जरूरत नहीं है, बस इसकी रीडिंग के तरीके बदलने हैं। इस सिंगल सोर्स को सिलेबस की नीड के हिसाब से पढ़िए, मतलब इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जा सकता है। और वो क्या है, जो उसमें थीम है उस पे बेस पढ़िए। पहले थीम को समझिए, फिर थीम बेस जब आप पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग्स बदल जाएगी। अब ये जो थीम है ना, ये देखिए दो तरीके से थीम है। जैसे मैंने बोला था कि जो थीम है उसके दो फॉर्मेट है, इसे समझिए यहाँ पे। जैसे एक मैक्रो बेस है और एक माइक्रो थीम है। तो इस बात को ऐसे समझिए ना कि जो मैक्रो बेस थीम है वो, जैसे ये आपको मेंशन किया है कि ये मैक्रो थीम है, इसने कैसे मेंशन कर दिया कि इस बात को समझाने के लिए इसने कहा कि आप कहाँ कहाँ चीजें खोजेंगे, तो इसने टाइम पीरियड को स्पेसिफाइड कर दिया। तो इसने बोला 1750 से आप उठा लीजिए, ठीक है, और 90s, देखिए 90s तक आइए। इसमें ये अलग अलग वो पढ़ रहे हैं 90s 50, तो एक माइक्रो थीम यहाँ बन रही है, ठीक है। 70s 50 से 80s 50 तक का जो दौर है, एक थीम यहाँ बन रही है। और 80s 50 से 90s 50 तक का एक थीम यहाँ बन रही है। तो ये सब माइक्रो थीम है।
तो इस थीम में जो चीजें बोली गई हैं कि इस थीम में आपको क्या पढ़ना था, तो यहाँ पे देखिए जो चेंजेज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो इसने बोल दिया कि आप इसमें देखोगे फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है। और यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ है, तो उसमें जो मेन चीज हुए हैं स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में इसको मेंशन किया जा रहा है। और यहाँ जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हुए हैं मॉडर्निटी के। अब ये बात समझना, मॉडर्न या मॉडर्निटी ना जस्ट एक वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अब आप इसके अंदर जब पहुंचेंगे, इस माइक्रो थीम में जब पहुंचेंगे, तो ये इसको आपको स्पेसिफिकली 3 एरिया दे रहा है। इसको ऐसे पढ़िएगा, इस वाले को इस रेफरेंस में पढ़िएगा, और इस वाले को इस रेफरेंस में पढ़िएगा। और ये जो 3 एरिया है ये आपसे पूछा जाएगा। ये मेंशन हो गया आपका 70-50 टू 80-50, ठीक है। अब उसमें ये पर्टिकुलर ईयर नहीं है, 50 यहाँ एस लगा रहे हैं, डिकेड्स है। और ये है आपका 80s-50 टू 90s-50, और ये है आपका 90s-50 टू 90s, ठीक है। तो करीब 40 साल का ये स्पैन है, करीब 100 ईयर का ये स्पैन है, और करीब 100 ईयर का ये स्पैन है। तो ये करीब आपका 2-250 साल का टाइम पीरियड अगर ऐसे देखा जाए। अब ये तो बहुत बड़ी टाइम है ना, तो इसके सारे इवेंट को नहीं पढ़ना। तो जो सोर्स का आपका अप्रोच होगा वो देखिए इसमें क्या बनने वाला है। अब वो मैं थोड़ा बुक की पहले लिस्टिंग कर दूं, तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ेंगे सोर्स, तो देखिए इसके लिए आप पढ़ेंगे, यहाँ पे चाहिए आपको क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक, ठीक है, जो कि 2 वॉल्यूम में है, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से आप उठाएंगे। इसके बाद इसको जानने के लिए आपको चाहिए क्लास 12 की हिस्ट्री की बुक। इसका आपको चाहिए वॉल्यूम 3, ठीक है, वो थीम से मेंशन है, तो सिर्फ आप पढ़ेंगे वॉल्यूम 3। इसके अलावा इसमें आपको चाहिए ना एक और चीज इसके साथ पढ़ेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा, सोशियोलॉजी की बुक। इसमें आपको चाहिए क्लास 12 की बुक, और इसके 2 जो है 2 आपको इसमें बुक्स मिलेंगी। एक तो इंडियन सोसाइटीज के नाम से मिलेगी, तो इसके कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे। और एक आप पढ़ेंगे एक जो बुक है इंडियन सोसाइटीज हो गई, और दूसरी जो सोशियोलॉजी की बुक है उसे आप पढ़ेंगे, वो है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, तो इन दोनों बुक के आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे, पूरा नहीं, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे पढ़ना तो है इन्हें पूरा, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं पढ़ना है, यहाँ कुछ आपको सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ना है। इन दोनों के अलावा, मतलब ये तो हिस्ट्री की हो गई, इसके बाद आप पॉलिटी की क्लास 12 की बुक पढ़ेंगे, जिस बुक का नाम है जो कि सेकंड बुक है, पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रोरी इंडिया करके है, ठीक है, जिसमें पोस्ट पॉलिटिक्स इन
कंटेम्प्रोरी इंडिया, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपको जो कवर होगा ना वो ये वाला होगा 1950 से 90s तक में क्या चीजें हुई हैं। तो ये तीसरा वाला थीम यहाँ कवर हो जाएगा और ये दोनों से आपको बाकी सारी चीजें कवर होंगी, ठीक है। ये बहुत एक्सटेंसिव होगा। अब इसके पढ़ने में क्या खास बात है, थोड़ा सा वो देखेंगे कि मतलब अब अप्रोच कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया कि ठीक है मैंने आपको सोर्स दे दिया, ठीक है आप जाके यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन ये इतना इतना जो है सिंपल नहीं है। इसे एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप जाएंगे, कन्वेंशनल तरीके से बेसिकली जाएंगे, तो आप वो नहीं अचीव कर पाएंगे जो आपको चाहिए। तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे? तो कुछ थीम को समझिए, थीम कैसे पकड़ते हैं। जैसे जो टॉपिक्स है ना, इस टॉपिक में एक वर्ड जुड़ा है, जो वर्ड है मॉडर्न। अब इस मॉडर्न वर्ड को ना समझना, एक वर्ड होता मॉडर्न और यहाँ पे लिखा होगा मॉडर्निटी। देखिए मॉडर्निटी ना एक प्रोसेस है, एक एडजेक्टिव्स की तरह यूज हो रहा है मॉडर्निटी, और ये जस्ट एक टाइम नहीं है, मतलब ये जस्ट एक टाइम पीरियड नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, बल्कि इसके अंदर प्रोसेस भी जुड़ा है। उस प्रोसेस के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, ठीक है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको चीजें स्टडी करनी है। जैसे इस बात को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि मॉडर्निटी में क्या चीज हुआ। जैसे मान लीजिए आपको टाइम बताया गया कि ये है 1750s का दौर और 80s 50 का दौर, यानी पहला फेज ले रहे हैं मॉडर्निटी में। तो इसमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चेंज हुआ, इस बात को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, और इसी थीम पे आपको उन किताबों को जो मटेरियल है उन्हें देखना है, तब आप बात समझ पाएंगे। तो देखिए इससे पहले जो टाइम था, इससे पहले जो टाइम था, इसके पहले के टाइम को हम मेडिवल टाइम बोलते हैं। तो मेडिवल टाइम के ना अपने कुछ सेटअप थे। कैसे सेटअप थे कि मेडिवल टाइम के अपने फीचर थे। जैसे उस समय का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अलग थे, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अलग थे, ठीक है, सोसाइटी भी अलग थी, और इस वजह से सोशल वैल्यूज भी अलग थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन और वैल्यूज अलग थे, और जो इकोनॉमिक मॉडल था वो भी बिल्कुल अलग था, ठीक है। टेक्नोलॉजीज का जो एक्सपोजर था वो भी बिल्कुल अलग था। इसी चीज को मैं बोलता हूं ना आपको कि ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो रेफरेंस है वो ही अलग है। और जब इससे मॉडर्न चीजें डेवलप हुई हैं, तो इंडिया में जो मॉडर्निटी है जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आ रही है, तो इस मॉडर्निटी का जो रास्ता है ना, ये मॉडर्न टाइम में जब हम पहुंचते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि एक तो स्टेप है संस्कृताइजेशंस। ये कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि एक कल्चरल चेंज हो रहा है हमें। तो कल्चरल चेंज के एलिमेंट्स हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स में चेंज होगा। जैसे इसमें क्या क्या चेंज होगा, तो ये बात समझिए कि आपको इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। कि जैसे
कल्चर का पार्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें चेंज होगा, एंड वैल्यू सिस्टम, और जो हमारे वैल्यूज थे उसमें चेंज होंगे। आर्ट के फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। प्रोडक्शंस मेथड में चेंज होगा, ये भी कल्चर का पार्ट होता है, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में ये बात आपको समझाई थी, तो एक बार आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस प्रोडक्शंस मेथड में भी चेंज हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो चीज चेंज हुई है वो चेंज हुई है ना हमारा सोशल आउटलुक, देखने का नजरिया। अभी हम इन चीजों को डिटेल में नहीं जाएंगे, ये चीज आपको देखना है क्योंकि फिर वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे उस तरह लेंदी नहीं करना चाह रहा हूं। तो मैं रिटर्न आता हूं कि एक टॉपिक तो हो गए संस्कृताइजेशंस, दूसरे जो एलिमेंट है ना वो है कॉलोनियलिज्म, कि इसके बाद हमारे पास कॉलोनिज्म होगा। देखिए संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस है ना जिसमें ये कल्चरल चेंज है, ये मेडिवल टाइम से भी होता आया है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसी समय हुआ है। तो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटीज है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये हुआ कि इन सब के बनने में जो आपकी मॉडर्न सोसाइटीज है इसके बनने में दो रूट हैं। एक रूट तो है प्री ब्रिटिश, यानी जब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे तब भी कुछ इम्पैक्ट था। जैसे ये इम्पैक्ट बेसिकली था जो हमारे पास जो हम पे फर्क पड़ा था मुगल्स के आने से, है ना। जो टर्क के आने से हमें टर्किश मुगल जो वो फर्क पड़ा था वो, और दूसरा है ब्रिटिश इम्पैक्ट जो पड़ा। तो वो दोनों चीज आज की हमारी मॉडर्न सोसाइटी में मौजूद है, ठीक है। वो आर्ट के पार में, प्रोडक्शन मेथड के बारे में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, और वो कंटिन्यू हो रही है। लेकिन जब हमारे पास कॉलोनियलिज्म हुआ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए, तो उसमें जो सबसे बड़ी चेंज हुई वो है कॉलोनियलिज्म, यानी कि उन्होंने एक कॉलोनी हम पे सेट की, और इसका मेन जो ड्राइविंग फोर्स था वो था कैपिटलिज्म, जो ब्रिटिश कैपिटलिज्म था उसकी वजह से। तो इससे हमारे यहाँ देखिए ये चेंजेज आए, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशंस हुए, ठीक है। दूसरा अर्बेनाइजेशंस हुआ। अब ये दोनों बहुत एक दूसरे से मैच करती हुई चीज है। एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी हमेशा अर्बन सोसाइटी होती है, और इसके पहले का जो इंडिया था वो इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइज नहीं था और इस तरीके के अर्बन सेंटर नहीं थे जैसा मॉडर्न टाइम में, जो आपको टाइम पीरियड है उसमें हमने फील करना शुरू किया। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और सेकुलराइजेशंस ये चीज देखने को मिली। तो ये वो इम्पैक्ट है ना जो हम पे पड़ी, तो इनको आप स्टडी करोगे। यानी जो मॉडर्न या मॉडर्निटी का फॉर्मेशंस हो रहा है ना इंडिया में, उस फॉर्मेशन में ये कॉन्सेप्ट मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। कि कैसे हमारा संस्कृताइजेशंस, ठीक है, कैसे हमारा संस्कृताइजेशंस हुआ, यानी कि कल्चरल चेंज हुआ, ठीक है। इन एलिमेंट को आपको देखना है, कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस चेंज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशंस जो चेंज हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शंस मेथड चेंज हुआ है, इसका बहुत इम्पैक्ट हम पे पड़ा है। और उसके हिसाब से अर्बेनाइजेशंस हुए, नए शहर बसे। उसके पहले भी हमारे पास सिटी थे,
बट अब नए सिटीज बसने लगे। जैसे ये बात आप नोटिस करोगे कि अब हमारे यहाँ नए सिटीज लाइक बॉम्बे, जैसे आज मुंबई कहते हैं, कोलकाता, चेन्नई, ये बनने लगे। जबकि उसके पहले जो अर्बन सेंटर थे वो जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, है ना, इस टाइप के सिटीज होते थे और उनका पर्पज अलग होता था। तो आपको इन रेफरेंसेस को देखना होगा। तो जब इन बुक को आप देखेंगे ना, ये चेंजेस जब आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि फिर क्या चेंज हो रहा है। तो जैसे देखिए, अब जो हमने टाइम पीरियड लिया है उसी को मैं फिर से आपको बताऊं। ये जस्ट मैं आपको ना अभी इंट्रोडक्टरी थ्यूम बता रहा हूँ कि एक बार आपको समझ में आ जाए। तो मेरा पर्पज है कि पहले आपको टोटल जो सिलेबस है ना उसको और एनसीईआरटी से उन्हें कैसे कनेक्ट करना है इसमें एक थीम दे दूं। फिर अगर आपको लगेगा तो इनको एक्सप्लेन करते हुए मैं अनदर राउंड में सेकंड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा इन्हीं टॉपिक पे और ज़्यादा एलोबरेट प्रोवाइड करूंगा अगर आपको डिमांड होगी तो। देखो, जो हमने टाइम लिया ना 1750 टू 1850, तो इस टाइम में जो थीम है वो आप देखेंगे क्या क्या है जो हिस्ट्री में हमें पढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे री अवेकनिंग मोमेंट्स, ठीक है, या इसको रेनेसा भी बोलते हैं बंगाल का, जो कि बंगाल में हुआ क्योंकि बंगाल ही एपिसेंटर था। तो इसमें क्या चेंज हुआ, कल्चर चेंज हो रहा था, सोशल वैल्यूज चेंज हो रहे थे। वो क्यों चेंज हो रहे थे, क्योंकि हम वेस्टर्न वैल्यूज को पा रहे थे, ठीक है, वेस्टर्न वैल्यू से एक्सपोजर हो रहे थे। और वो वेस्टर्न वैल्यू क्या था जो हमारी कल्चर में बिल्कुल भी नहीं था और लोगों ने उसे फील किया, वो था फ्रीडम, है ना, एंड इक्वलिटी, जो कि हमारी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं था। तो ये फ्रीडम और इक्वलिटी जब आई तो इस वैल्यूज के लिए हमारी जो सोसाइटी थी, जो ओल्ड सोसाइटी थी, ओल्ड सोसाइटी मतलब इस मॉडर्निटी से पहले, उसने इस पे रिएक्शंस दिए डिफरेंट टाइप के। ये रिएक्शंस डिफरेंट पर्सनालिटीज के रोल पे बेस है। जैसे तभी आप पढ़ोगे कि हमारी कुछ कस्टम्स थी, ठीक है, जैसे कि सती, जैसे कि विडो री मैरिज, ठीक है, विडो री मैरिज, जो पहले मेडिवल टाइम में इनका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था, तो बेसिकली रिलीजियस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था, रिलीजियस व्यू था, वो चेंज होने लगा। और इसके लिए तब कुछ पर्सनालिटीज यहाँ पिक्चर्स में आने लगे। तो आप कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ोगे, तो कौन से रिफॉर्मर ने क्या रोल प्ले किया ये चीज देखोगे। जब ये अर्बेनाइजेशंस हो रहा था तो अर्बेनाइजेशंस में लोगों का माइग्रेशंस हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए और वो कभी कभी अपने मन से गए और ज्यादातर टाइम फोर्सफुली ले जाया गया। एक्चुअली में जो कॉलोनियलिज्म था ना, देखो आप, जो कॉलोनियलिज्म है, जो एक्चुअल में जिसका मेन रोल है इंडिया में मॉडर्निटी क्रिएट करने के लिए, यानी यहाँ जो मॉडर्न टाइम हुआ वो कॉलोनियलिज्म की वजह से हुआ, कॉलोनियल ऑक्यूपेशंस की वजह से हुआ। इसके दो तरीके के इम्पैक्ट पड़े हैं। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कि हमने नए वैल्यूज को अडॉप्ट किया और उस वैल्यूज पे
इंस्टीट्यूशंस बने, जो इंस्टीट्यूशन मॉडर्न थे, ठीक है, जैसे मॉडर्न तरीके की गवर्नमेंट, रूल बेस पॉलिटी, है ना, इस टाइप की चीजें आई। और दूसरा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट था। नेगेटिव एस्पेक्ट जो था वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है, जैसे कि हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। अभी मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बता रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया ये आपको इंटरेस्टेड लगेगा। तो एक्चुअली हमारे यहाँ इंडस्ट्री का नेचर चेंज हो गया। मॉडर्निटी से पहले हमारे पास एक अच्छी कॉटन इंडस्ट्री थी, और जब मॉडर्न टाइम आया तो वो खत्म होके हम जस्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स बन गए, और इन्हीं रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स को अपनी चीजें भेजने के लिए नए सिटी बने, और उस पे नए कम्युनिकेशन पोर्ट और रेलवे बनी, ठीक है। तो मॉडर्निटी से हमें वो बेनिफिट नहीं मिली जैसा कि वेस्ट में मिली। जैसे वेस्ट में इन मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से वेस्ट के लोगों ने फ्रीडम, इक्वलिटी ये फेस किया, और मार्केट को देखा। यहाँ पे हमने एक्सप्लॉयटेशंस, है ना, और इकोनॉमिक डिक्लाइन हमने देखा, और पॉलिटिकल सब्जुगेशन। सब्जुगेशंस का मतलब है गुलामी, मतलब हम उनके अंदर आ गए, क्योंकि इन पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस को बनाए ना, धीरे धीरे कॉलोनियल रूलर ही इनके हेड बने, न कि हम लोग बने। तो ये लॉसेज हुए। तो अब इनके लिए इनमें थीम मेंशन है। तो जब आप इनको पढ़ रहे हो तो मैं इसे थोड़ा आपको समराइज करूं, नहीं तो मैं डिटेल नहीं जानना चाह रहा, नहीं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। कि जैसे 1750 से लेके 80s 50 तक बहुत से सोशल चेंज हुए, और उन चेंज पे रिएक्शंस हुए हमारी सोसाइटी के। कुछ कंजर्वेटिव रिएक्शंस, उसको भी आपको पढ़ना है, कुछ प्रोग्रेसिव रिएक्शंस, उसको भी आपको पढ़ना है। इसकी पर्सनालिटी यही इशू थे। इंस्टीट्यूशंस आए, इंस्टीट्यूशंस में कौन से लोगों को इक्विटी मिली, मतलब कौन से लोग इसके पार्ट बन पाए, ये चीज आपको देखना है। नया कम्युनिकेशंस आया, जिससे माइग्रेशंस भी हुआ, है ना, और लोगों के बीच कांटेक्ट भी बढ़े। तो इसके भी दोनों इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव नेगेटिव, वो देखना आपको। इसके अलावा नए अर्बन सेंटर बने, तो नए सोशल क्लास बने, और उन क्लास का रोल क्या रहा वो आपको देखना है ना। तो ये सारे इवेंट्स को यहाँ तक चेक किया गया। और जो ओल्ड सोशल क्लास था वो बेसिकली रूरल बेस था। तो रूरल बेस, और जो डायनेस्टीज थे उन डायनेस्टीज का क्या हुआ। तो आप एक फेमस चीज पढ़ते हैं 1857, जिसमें एक स्ट्रगल हुआ और बहुत सारी चीजें फिर बदल गई, क्योंकि इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट क्राउन रूल होने लगा। बाद में जब आप पढ़ते हैं इसमें और भी चेंजेज है, जैसे प्रेस वगैरह आया, जैसे वेस्टर्न प्रेस आया, तो आइडियाज आए, मैंने बोला ना, वैल्यूज आए सोसाइटी में, फैमिली का स्ट्रक्चर्स बदलने लगा, फैमिली कैसे बोलेगी,
रिलीजियंस को लेकर ना रिफॉर्म हुए, डिबेट्स हुई। तो कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनके रोल है, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, है ना, इन सब लोगों का उसी समय आप रोल पढ़ते हैं। साउथ इंडिया में भी लोग पर्सनालिटीज हुए तो उनके यहाँ रोल है। दोनों पढ़ना आपको, डिफरेंट रीजन मेंशन है तो आप दोनों को इंक्लूड करेंगे। जो आपको मेंशन है बहुत मार्कली ये बात मेंशन है एनसीईआरटी में। फिर इसके बाद आप आते हैं 80s 50 से और 90s 50 तक। इसमें जो मेजर चीज हुआ ना कि जब हमारे पास एक मॉडर्न बट कॉलोनियल सोसाइटीज बन गई, ये इसकी शुरुआत थी। इस कॉलोनियल सोसाइटी में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप थे, अब इस बात को समझिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप कौन कौन थे और इनके अपने इंटरेस्ट थे। जैसे एक नया मिडिल क्लास था जो नए अर्बन सेंटर पे रहता था, एक रूरल और बहुत ही मार्जिनलाइज प्रोड्यूसर थे, ये थे। एक रूलिंग इलीट बचे थे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। अब इनका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रह गया था बट इनके रिमेन्स कुछ कुछ बचे थे। और इसके साथ जो चेंज हो रहे थे वो चेंज हो रहे थे कि जैसे जो हमारा ट्राइबल पॉपुलेशंस थी वो थे, नए प्रोडक्शन की वजह से मिल्स में जो वर्कर क्लास था वो भी आ रहा था। और ये मिडिल क्लास बेसिकली सर्विस क्लास की हम बात कर रहे हैं जो सर्विसेज में था। और इसके साथ साथ ये ट्राइबल्स ये मिल्स के वर्कर हो गए, है ना। और वुमेन्स या जेंडर बेस वुमेन्स और एक डिप्राइव क्लास था, ये सारे लोग थे। तो इन सारे लोगों को हमारे यहाँ फिर आप पढ़ेंगे कि मेन चीज आया वो था इन लोगों की सोसाइटी में इंडियन नेशनलिज्म। ये फोर्स है जो चेंज हो रहा है 80s 50s से। बहुत शुरुआत है बेसिकली 80s से इसकी शुरुआत हुई और ये गया 90s 50 तक। और इसी से जो इवेंट हाईलाइट हुई वो था फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो अब ये कैसे बना, तो देखिए इसमें रोल है लोगों का। जैसे कि इसमें दो तरीके के रोल हैं। जैसे कि 1915 से पहले कुछ अर्ली लीडर्स थे और थिंकर्स थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, यही कंट्रीब्यूटर है। फिर यहाँ पे 1915 से महात्मा गांधी, है ना, जो मेन इसीलिए इनके चारों तरफ सारे इवेंट्स आते हैं। और इसके अलावा 1947 से आगे
नेहरू एन पटेल, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं और इसमें जो चीजें हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो चीज सोर्स आपको कवर करना, ठीक है। तो देखिए अब कवर कैसे करेंगे, मैं इसे फाइनल टच दे रहा हूं कि इन सब टाइम में कुछ तो इवेंट हुई है। इवेंट को तो आप हिस्ट्री की जो बुक है उनसे देखेंगे, ठीक है। जो आपको डिफरेंट एनसीईआरटी की बुक बोला वो सफिशियंट है, आप उनको देखिए और उनको लिंक करने की कोशिश करिए। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस मैंने बोला ना, यहाँ सबसे बड़ी प्रोसेस है मॉडर्निटी। इस मॉडर्निटी को समझने के सोशियोलॉजी की बुक लोगे, है ना, जैसे आप चीजों को समझोगे जो आपको वो बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका बेस बना रहा है। और दूसरा जो पॉलिटी की क्लास 12 की एनसीईआरटी है वहां से चीजें निकल के आएंगी, तब आप एक सिंथेसिस कर पाएंगे इन दोनों चीजों की कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो थीम मेंशन की गई थी और थीम से रिलेटेड जो इवेंट थे, इवेंट्स बेसिकली फैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और थीम बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को बता रही हैं। और तब इन दोनों के बेसिस पे सिंथेसिस करके इन दोनों चीजों को जब आप साथ में देखेंगे तब आपका एक विजन, एक ओपिनियंस बनेगा और इस ओपिनियन की बेसिस पे आप आंसर्स लिखना शुरू करेंगे, समझे बात को। तब उस आंसर्स में थोड़ा वेट होगा, थोड़ा वो रिलेवेंट लगेगा। अब एट लास्ट मैं कुछ क्वेश्चंस पे ले जा रहा हूं जिससे आपको बता पाए कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, जो आप सिंपल बुक से जाएंगे तो क्यों नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनके कुछ सालों के क्वेश्चन है जिसको बस बैक टू बैक जस्ट क्वेश्चन के कंटेंट्स को हाईलाइट करेंगे, उसमें बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे देखिए ये है 24 का पेपर और इसमें जो क्वेश्चंस आया है तो वो क्वेश्चन जो इसमें देखिए आ रहा है वो है व्हाट आर द इवेंट दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट रिजल्ट। तो ये है पर्सनालिटीज मॉडर्न इंडिया के, ठीक है, सॉरी इवेंट्स है क्विट इंडिया मूवमेंट और इस इवेंट्स के चीजों को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक यहाँ पे है जस्ट वन क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए अगला जो मेंशन है आपको क्वेश्चंस, वो अगला जो पेपर है वो देखिए आपका है, ये है पेपर 2023 का और इस पेपर में देखिए आपका मेंशन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। मैंने बोला था ना कि वो सारी चीजें, ये सोशल इंस्टीट्यूशन था, एजुकेशन के सोशल इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहे थे, नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी थी, तो इसमें आपसे पूछ रखा है। फिर देखिए आपको मेंशन किया गया है अगली चीज जो इसमें जो क्वेश्चंस है, हाउ डिड द colonial rule affect the tribal in India and what are the tribal response to the colonial oppressions। जब उन्होंने नए फॉरेस्ट रूल बनाए तो जो आपको संथाल विद्रोह पढ़ाया जाता है और पाइका इस टाइप के जो वो पढ़ाए जाते हैं वो इन्हीं के अंडर आते हैं, जिसे आपको देखना है। नेक्स्ट आगे देखो आप, अगला जो देखो आप यहाँ मेंशन किया गया है, लेकिन व्यू आप तब समझोगे जब इस तरीके से पढ़ोगे, जैसा मैंने बोला कि देखो यहाँ
लिखा है, वाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग द इंडियन सोल्जर win consistently against the more numerous and better equipped army of then Indian ruler? Give the regions. ठीक है, जो कि चेंज हो रहा था. Why was there a sudden spurt in the famines in the colonial India since the mid 18th century? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जो आपको पूछे गए. फिर इसके बाद देखिए 21 में क्या पूछा गया. 21 में इसी टॉपिक को अगर हम लेते हैं, ये 21 का देखिए पेपर है. 21 में देखिए पूछा गया, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद द स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज. वही जो मैंने बोला ना 1750 टू 1850 का जो दौर है, शुरुआती दौर. assess the main administrative issue and socio-cultural problem इन इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट. ये 1950 के दौर में जो चेंज हो रहा था आफ्टर 47, वो वाला पोर्शन यहाँ आपसे पूछा गया. फिर देखिए यहाँ ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. पर्सनालिटी का रोल. फिर अगला देखिए, ये तो वर्ड हिस्ट्री का है. ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं. देखिए 20 में क्या पूछा गया. आपको जस्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को रखिए क्योंकि ट्रेंड 5 ईयर से लगभग डिसाइडेड रहता है. इसमें देखिए, इसमें अब देखिए पूछा गया है, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ द लॉर्ड कर्जन एंड दियर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट. अब लॉर्ड कर्जन, अब ऐसा नहीं है कि सारे पर्सनालिटीज आपको इंडियन लोग ही होंगे और इंडियन लीडर भी होंगे. ये भी पर्सनालिटीज है और किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है, ये निगेटिव वे में जाएगा क्योंकि ये कॉलोनियल इंटरेस्ट से वो होगा, लेकिन इसको भी तो हमें देखना होगा ना, तो इसलिए इसे भी रखा गया. अब देखो यहाँ लिखा है, सिंस द डिकेड ऑफ द 1920 नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड एंड देयर बाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेसेज. तो इस चीज को डिस्कस करना है. ठीक है, ये सारे थीम आपको मिलेंगे जब आप वहां डिटेल पढ़ रहे होंगे. तो फिर देखिए आपको मेंशन है यहाँ पे, देखिए many vices had strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. फिर से across role of the British imperial power in complicating the process of transfer of power in the 1940. और ये क्वेश्चन भले तो ये वर्ड का है, मैं उसे के लिए एक अलग से वो बनाऊंगा, बट देखिए इसका ही डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है. मतलब जो आज मॉडर्न की बात कर रहे हैं ना, ये वेस्टर्न मॉडर्न से रिलेटेड है. Explain how the foundation of the modern world were laid by the American and French Revolution. सच में तो पढ़ना पहले इसे चाहिए, बट आज का टॉपिक नहीं था तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, और वैसे भी ये टाइम काफी ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा इसे स्किप कर रहा हूँ. नेक्स्ट इसी पे मैं बनाऊंगा आपको. देखिए अगला जो आपको यहाँ मेंशन किया गया है वो देखिए फिर से मेंशन है, थ्रो द लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स. ठीक है, और फिर देखिए अगला जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, देखिए वाई द इंडेंचर लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया टू द अदर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर. तो ये भी एक प्रोसेस थी जो अर्ली समय में ही हुई थी, जब ब्रिटिशर्स जो है इंडेंचर लेबर के फॉर्म में जो दूसरे कंट्री थे मॉरिशस वगैरह, वहां पे लोगों को ले गए यहाँ से. ठीक है, तो उसका क्या असर है वो चीज था. तो ये बेसिकली ये पेपर थे जिसके थ्रू हमने आज के टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की, जिसमें आपको बेसिकली हिस्ट्री का जो सिलेबस था उसे मुझे बेसिकली आपको बताना था कि हिस्ट्री के सिलेबस के लिए आपका अप्रोच क्या रहेगा. आप हिस्ट्री का जब सिलेबस पढ़ेंगे तो उसे कैसे कैसे कवर करेंगे, और जबकि सोर्स आप एक ही रखेंगे वो है एनसीईआरटी. जिस मेथड को मैंने बताया फ्रेंड, अगर इसे आप देखते हुए, अगर इस थीम को ध्यान में रखते हुए
और इस थीम पे बेस होके और क्वेश्चंस के नीड और सिलेबस के डिमांड को समझ के अगर आप इन्हीं बुक को पढ़ेंगे तो आपको अदर बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत सफिशिएंट है, बशर्ते ये सारी चीज़ आपको सिंथेसाइज करना है। तो पहले मैं एनालिसिस में, अभी मेरी खुद की थीम जो वीडियो बनाने की वो एनालिसिस बेस चल रही है, तो मैं सिलेबस को एक बार एनालाइज कर लूँ, फिर इन सबको एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैं फिर प्रोवाइड करूँगा और वो भी आपके डिमांड पे बेस होगी। तब हम उसे फिर से प्लान करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।